आर्यन अपनी जगह से खड़ा हुआ और परी को तरफ झुकते हुए गुस्से में आगे कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आर्यन ओबोए के बेटे को किडनैप करने की, उसे चोट पहुंचाने की। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई थी ना, तो अब तुम देखोगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम हर एक सांस के लिए किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़पोगी, लेकिन मैं तुम्हें एक सांस तक नसीब नहीं होने दूंगा। तुम्हें मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। वो आगे बोला, लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं मरना चाहती तो मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें मेरे बेटे को किडनैप करने के लिए किसने भेजा था। अगर तुम सीधे तरीके से बता देती हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं। वरना क्या पता, अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम सच बताती हो कि नहीं। परी उसकी बिना सिर पैर वाली बातें सुन सुनकर अब पक चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि काश उसके हाथ अभी खुले होते तो वो अभी के अभी इस पागल आदमी का सर फोड़ देती या गला दबाकर मार देती। लेकिन अफसोस, उसके हाथ और पैर दोनों चेयर से बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी। परी हिलने डुलने लगी और कुछ बोलने की कोशिश करने लगी। जब आर्यन ने ये देखा तो अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक झटके से परी के मुंह पर लगी टैप को खींचकर हटा दिया, जिससे परी के मुंह से एक आह निकल गई। उसने गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन, बिना किसी इमोशन से उसे ही घूरे जा रहा था। परी गुस्से से चिढ़ते हुए उस पर चिल्लाई, तुम पागल वागल हो क्या? ऐसे कौन मुंह पर से पट्टी हटाता है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। परी उस पर और भड़कते हुए बोली, और क्या तुम पुराने जमाने के रेडियो की तरह कब से बजे ही जा रहे हो, बजे ही जा रहे हो? अरे सामने वाले को भी तो मौका दो अपनी सफाई देने का, अपनी बात रखने का, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपना ही रागलापना है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की आईब्रो तन गई और वो परी को अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देखने लगा, जिसे देख परी थोड़ी डर गई और अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबाते हुए आर्यन को समझाते हुए बोली, देखो तुम्हें ना, आई थिंक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने तुम्हारे बेटे का कोई किडनैप विडनैप नहीं किया है। उल्टा मैंने तो उसे किडनैपरों से सेफली बचाया था। और वो इतना डरा हुआ था कि कुछ भी बोलने या समझने की पोजीशन में नहीं था। इसीलिए मजबूरन मुझे उसे अपने अपार्टमेंट लेकर जाना पड़ा। जब मैं उसके लिए पानी लेने किचन में गई तब तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब मैं उसके लिए पानी लेकर वापस आई तब उस बच्चे के सर से खून निकल रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसे कैसे चोट आई, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, इसलिए मैं उसे लेकर भी जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं कहां से तुम मेरे अपार्टमेंट में टपक पड़े और बिना सच जाने अपने बेटे का किडनैपर समझकर मुझे ही यहां किडनैप कर लिया। उद्धरण चिन्ह। कहानी अच्छी थी, तुम्हें तो कोई फिल्म राइटर होना चाहिए था। आर्यन लापरवाही से बोला। फिर वो अचानक ही गुस्से में आ गया और परी के बालों को मजबूती से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाया। परी ने दर्द के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर दी थी, लेकिन जैसे ही उसके कानों में आर्यन की आवाज पड़ी उसने अपनी आंखें खोल दी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 4-5 साल का छोटा बच्चा हूं जो तुम्हारी इन मनगढ़ंत कहानी की बातों में आकर तुम्हें यहां से जाने दूंगा? अब तो हरगिज नहीं। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था सच बोलने का, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। लेकिन मेरे पास हजार तरीके तुम जैसे लोगों से सच उगलवाने के, कहते हुए आर्यन ने परी के बालों को एक झटके में छोड़ दिया और अपनी वॉच से एक बटन प्रेस किया। और जो औरतें थोड़ी देर पहले इस बेसमेंट में परी के साथ थी वो दोनों अपना सर झुकाते हुए वापस अंदर आ गई। आर्यन ने परी को देखा जो उसे है हैरानी से देख रही थी। वो उसे देखते हुए ही उन दोनों औरतों से बोला, इन मैडम की अच्छे से खातिरदारी करो। वो क्या है ना, ये हमारे घर की मेहमान जो ठहरी, तो इनकी खातिरदारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसने सार्कास्टिकली कहा और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में उस बेसमेंट के अंदर से परी की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, जिसे परी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था कि वो दर्द से कराहने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। वहीं जब से आर्यन बेसमेंट से वापस अयान के पास आया था, उसका मन परी में ही उलझा हुआ था। पता नहीं क्यों उसे बार बार परी का वो मासूमियत से भरा चेहरा और हल्की नीली आंखें दिखाई दे रही थी, जिसमें कोई झूठ, कोई छलावा नहीं था। कहीं वो लड़की सच तो नहीं कह रही थी, कहीं उसने उसकी बात ना सुनकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर सच में वो इनोसेंट हुई तो तब वो क्या करेगा? उद्धरण चिन्ह। लेकिन जैसे ही आर्यन अयान को देखता उसके मन में उठ रहे सारे सवालों पर ब्रेक लग जाता, उसका गिल्ट, उसकी बेचैनी सब खत्म हो जाती।
और वो दोबारा वही कोल्ड हार्टलेस पसंद बन जाता। वो इन ही सब उधेड़बुन में था कि तभी उसका फोन बजा। जब उसने फोन स्क्रीन को देखा तो ये उसके एक गार्ड का फोन था जो बेसमेंट के बाहर निगरानी रख रहा था। आर्यन की आईब्रो तन गई। कहीं उस लड़की को कुछ हो तो नहीं गया। उसने कॉल रिसीव किया और अपने उसी अंदाज में कॉल्डली बोला, क्या हुआ? आर्यन की आईब्रो तन गई। कहीं उस लड़की को कुछ हो तो नहीं गया। उसने कॉल रिसीव किया और अपने उसी अंदाज में कॉल्डली बोला, क्या हुआ? दूसरी तरफ से वो गार्ड बोला, बॉस, वो उस लड़की का फोन बार बार रिंग कर रहा है। उसके फोन स्क्रीन पर डेड नाम फ्लैश हो रहा है। शायद ये कॉल उस लड़की के फादर का हो। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने अपनी अपनी आंखें बंद कर अपनी 2 उंगलियों से अपना सर सहलाया। वो सोचने लगा, जब वो परी के घर गया था तो उसने वहां एक सूटकेस देखा था जो अनपैक लग रहा था। उसके हैंडल पर एक पर्स टांगा हुआ था। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि या तो वो आज ही दिल्ली आई थी, या तो फिर वो यहां से उसके बेटे को लेकर भागने की फिराक में थी। उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते ही उसका खून खोलने लगा। लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और वो उस गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोला, एक काम करो, एक ऐसा मैसेज लिखकर उसी नंबर पर भेज दो जिसके बाद उसकी फैमिली में से कोई बार बार कॉल ना करे। कहते हुए आर्यन ने कॉल रख दिया। वो नहीं जानता था कि परी के साथ उसकी फैमिली भी इन सब में इन्वॉल्व थी या नहीं, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे कि परी से रिलेटेड लोगों को उसके गायब होने के बारे में पता चले। आर्यन अयान के पास ही लेट गया। वो आज रात उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं रियांश? मैं कह रही हूं ना, जरूर मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, वरना मुझे आज इतनी बेचैनी कभी नहीं होती। परिधि बार बार रियांश को अपनी बात समझा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जब से परी दिल्ली के लिए निकली थी तब से ही परिधि का दिल बेचैन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन रियांश ने यह समय परिधि को जैसे तैसे समझा लिया था। लेकिन अब जब रात 11:30 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी ना तो परी ने वहां पहुंचकर कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। ऊपर से जब अब रियांश उसे कॉल कर रहा है तो वो उसका भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है, जिस वजह से परिधि की घबराहट और बढ़ने लगी थी। रियांश परिधि के पास आकर बेड पर बैठते हुए उसने परिधि को अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए वो बोला, मैंने जहां ना कि हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, और तुम बार बार ये बात भूल क्यों जाती हो कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास सुपरनेचुरल पावर है। उसे अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। वो अकेली ही हर मुश्किल का सामना करने के लिए काफी है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी उसकी फिक्र हो रही है तो ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे कि हमारी बेटी सेफ भी रहेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कुछ किया है। वरना अगर मेरी प्रिंसेस को पता चल गया कि मैंने उसके पीठ पीछे उसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी किया है तो वो दोबारा मुझसे बात करना बंद कर देगी, जैसे कि पहले उसने किया था। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर परिधि ने सहमत होते कहा, हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। पिछली बार जब आपने ओब्रड में उसके पीछे सीक्रेट बॉडीगार्ड्स भेजे थे, तब वो आपसे इतना गुस्सा हो गई थी कि उसने पूरे 2 महीने तक आपसे बिल्कुल भी बात नहीं की थी। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए तो मैंने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बात मेरी प्रिंसेस की सिक्योरिटी की है, जिसमें मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है। परिधि ने हल्की सी स्माइल करते हुए हमें अपनी गर्दन हिला दी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि रियांश के फोन पर नोटिफिकेशन आई। रियांश ने जब अपना फोन देखा तो उस पर परी की ओर से ही मैसेज आया था। रियांश ने मैसेज पढ़कर उसे परिधि को बताया, जिसमें लिखा था कि सॉरी डैड, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूं, लेकिन जैसी ही फ्री होती हूं सबसे पहले मैं आपको कॉल करूंगी। उद्धरण चिन्ह। लो, अब तो तसल्ली हो गई ना। अब तो उसने मैसेज भी भेज दिया, रियांश ने कहा और जाकर बेड पर लेट गया और परिधि को भी इशारों में अपने पास आकर सोने को कहा। परिधि अभी भी पूरी तरफ से कन्विंस नहीं थी, लेकिन वो इतनी रात को अब रियांश को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। ऊपर से रियांश ने कहा भी था कि वो परी की सेफ्टी के लिए कुछ करेगा, और उसे अपने पति सूट ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था कि वो उनकी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। परिधि भी रियांश की बगल में आकर लेट गई। रियांश ने अपने एक हाथ से परिधि को कमर से पकड़कर अपने से चिपका लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे बोला, अब ज्यादा कुछ मत सोचो और सो जाओ।
अतिथि ने भी अपना सर रियांश की चेस्ट में छुपा लिया और उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथों को लपेटकर थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चली गई। रियांश कुछ सोच रहा था और सोचते ही उसे भी आंख लग गई और वो भी सो गया। अगली सुबह बेसमेंट में परी की हालत बहुत खराब थी। उसके दोनों गालों पर थप्पड़ों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से उसके गाल फूल गए थे। उसके दोनों हाथ और पैरों से खून निकल रहा था, जो कि अब पूरी तरफ सूख चुका था। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, जैसे किसी चिड़िया जा घोंसला। उसके कपड़े जगह जगह से थोड़ा बहुत फट चुके थे, जहां से क्षिणी कहीं सूखा खून और लाल गहरे निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उसे किसी ने हंटर या बेल्ट से मारा गया हो। परी बेहोश थी और इस वक्त भी अपनी चेयर से बंधी हुई थी। वहीं आर्यन उठने के बाद अपने घर में बने जिम में वर्कआउट करने चला गया और अयान के पास देव को छोड़ गया। देव बेचारा, जिसे मुश्किल से शायद ही कभी देर तक सोने का मौका मिलता था, उसे आर्यन ने सुबह के 5 बजे कॉल कर अयान के पास बुला लिया। देव अपनी अधखुली आंखों से अयान को देखता है, जो अभी भी इंजेक्शन के असर से गहरी नींद में था। वो उबासी लेते हुए सोते हुए अयान से बोला, पता नहीं बेटा, तू अपने बाप नामक जल्लाद जैसे प्राणी के साथ कैसे रहता है। मैं तो उसे एक पूरा दिन भी नहीं झेल सकता। बस अब तू जल्दी से होश में आ जा, वरना तेरा सनकी बाप हम सबको हमेशा हमेशा के लिए नींद की आगोश में सुला देगा। बोलते बोलते देव अयान के पास ही वापस सो गया। आर्यन जब वापस अपने कमरे में आया और देव को टेढ़े मेढ़े तरीके से बेड पर अयान के पास सोते हुए देखा, तो उसने लाचारी में अपना सिर हिला दिया। उसने एक नजर अयान पर डाली और वॉशरूम की ओर चल दिया। आधे घंटे बाद वो शावर लेकर बाथ रॉब पहनकर बाहर आया और क्लोजेट रूम में जाकर व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स पहन वो रेडी होकर बाहर आया। ब्रेकफास्ट में अभी भी टाइम था। उसने अयान को देखा, फिर अपना लैपटॉप लेकर जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। वो बीच बीच में अयान को देख लिया करता। उसे पता ही नहीं चला कि काम करते करते उसे कब सुबह के 9 बज गए। उसने अपना लैपटॉप साइड रखा, एक नजर अयान को देख देव को उठाने उसकी ओर जा ही रहा था, लेकिन अचानक ही वो वापस अयान की तरफ पलटा, जो शायद नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। वो देव के पास जाने के बजाय अयान की साइड गया और उसके मुंह के पास अपने कान को ले जाकर वो क्या बड़बड़ा रहा था उसे सुनने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे वो अयान का बड़बड़ाना सुन रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो अपने गुस्से की आग में सब कुछ जलाकर राख कर देगा। उसने अयान की शर्ट की बाजू को ऊपर कर उसके हाथ को देखा, जिसे देख वो शॉक्ड रह गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने अंदर के बढ़ रहे गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और नम भी, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया और सामने वाले का हाय हेलो सुने बिना उसे अपनी रौबदार सर्द आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, मार दो उसे। जैसे जैसे वो अयान का बड़बड़ाना सुन रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो अपने गुस्से की आग में सब कुछ जलाकर राख कर देगा। उसने अयान की शर्ट की बाजू को ऊपर कर उसके हाथ को देखा, जिसे देख वो शॉक्ड रह गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने अंदर के बढ़ रहे गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और नम भी, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया और सामने वाले का हाय हेलो सुने बिना उसे अपनी रौबदार और सर्द आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, मार दो उसे। दूसरी तरफ वो बॉडीगार्ड, जो आधी नींद में रहकर बेसमेंट के बाहर पहरेदारी कर रहा था, अपनी बॉस की आवाज सुन उसकी वो नींद भी हवा हो गई और वो हड़बड़ाकर अटकते हुए बोला, जी बॉस। आर्यन ने आगे एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, उसे ऐसी मौत मारना कि वो अपनी हर एक सांस के लिए तड़पे, क्योंकि आर्यन ओबोरोय कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इससे पहले कि देव पीछे पलटता, उसके कानों में देव की असमंजस से भरी आवाज पड़ी, जो अभी भी नींद में था। मार दो, किसे मारने की बात कर रहा था तू? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने उसकी ओर अपनी लाल आंखों से देखा, जिसे देख देव की आंखें पूरी खुल गई और वो घबरा गया। उसने अटकते हुए उससे पूछा, क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अयान के शर्ट की बाजू को ऊपर उठाकर उसे देव को दिखाया। देव की नजरें जैसे ही अयान के हाथ पर गई, उसकी आंखें शोक के मारे लगभग बाहर ही आने को थी। उसने जल्दी से अयान के हाथ को पकड़ा और उसे देखने लगा। फिर वो गुस्से और हैरानी के साथ आर्यन की ओर मुड़ा और उसने उससे पूछा,
किसने किया ये? उद्धरण चिन्ह। तुझे क्या लगता है? आर्यन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे ही सवाल पूछ लिया, जिसे सुन देव के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि आर्यन अयान को एक लड़की के अपार्टमेंट से लेकर आया था जिसे उसने किडनैप किया था। मतलब उसी लड़की ने अयान के हाथ को इतनी बुरी तरह से जख्मी किया था। अब देव को समझ आया कि वो अभी किसे जान से मारने के लिए ऑर्डर दे रहा था। वो ही लड़की होनी चाहिए, क्योंकि आर्यन कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन बात अगर उसके बेटे अयान की हो तो वो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। देव ने दोबारा उस मासूम से बच्चे की तरफ देखा, जिसके हाथ पर जलने का निशान साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी जगह से उठा और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। उसने अयान के जख्म पर ऑइंटमेंट लगाए और ड्रेसिंग करने के बाद आर्यन के पास गया, जो बालकनी में खड़ा होकर नीचे देख रहा था। क्या देख रहा है तू? देव ने आर्यन के पास आते हुए उससे पूछा और उसकी नजरें भी नीचे चली गई, जहां राणा और जीशान दोनों बॉडीगार्ड्स एक लड़की को जो कि बेहोश थी उससे वो कार में बैठाकर कहीं के जा रहे थे। देव ने उस लड़की का चेहरा देखा। उसके दोनों गाल सुजे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसे एक पतली सी चद्दर में लिपटा हुआ था। क्या ये वही लड़की है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन इस पर कोई जवाब नहीं दिया, वो बस एक तक परी को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। देव ने उसकी ओर देखा, उसके बिना कुछ कहे भी उसे उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने दोबारा अपनी नजरें परी की ओर कर दी। उसका इतना खूबसूरत और मासूम सा चेहरा देखते हुए देव आर्यन से बोला, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि ये लड़की जो इतनी मासूम दिखती है वो किसी छोटे बच्चे को किडनैप कर उसे टॉर्चर कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन परी की ओर ही देखते हुए जवाब दिया, जरूरी तो नहीं जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो। देव उसका जवाब सुन स्पीचलेस रह गया। वो सही तो कह रहा था। आज की इस खोखली और बनावटी दुनिया में कब कोई अपनों के भेष में दुश्मन मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। राणा और जीशान दोनों परी को कार बैठा कर वहां से ले गए। ये देख देव वहां से निकलकर अपने कमरे में चला गया, तो वहीं आर्यन उस कार को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक कि वो कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आर्यन वापस कमरे में आया। उसकी नजर अयान के हाथ पर बंधी पट्टी पर गई, फिर वो वापस से अपने लैपटॉप पर बिजी हो गया। तो वहीं जैसे ही देव अपने कमरे में पहुंचा उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपना फोन जेब से बाहर निकाला तो उसे कोई किंग अंकल के नाम से कॉल कर रहा था। ये देख कि कॉल किसने किया है, देव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और मजाकिया अंदाज में बोला, हेलो अंकल, क्या बात है, आज भला आपको मेरी याद कैसे आ गई? वरना तो आपको ज्यादातर आर्यन की ही याद आती है, इसीलिए तो आप हमेशा उसे ही कॉल करते हैं। उद्धरण चिन्ह। देव नाराज था, ये महसूस कर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुन देव का मूड एकदम अच्छा हो गया और वो बोला, क्या आप भी अंकल? वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे कोई नाराज वराज नहीं हूं। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपने कॉल कैसे किया, सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जैसे सुन देव बोला, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना हिचकिचा रहे थे? अरे आपको तो हम डायरेक्ट ऑर्डर देना चाहिए था। खैर आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे उसकी कोई फोटो भेज दीजिए, बाकी सब मैं और आर्यन संभाल लेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर और बात करने के बाद देव ने फोन रख दिया और उसे चार्ज पर लगाकर वो शावर लेने वॉशरूम में चला गया। दूसरी तरफ राणा और जीशान दोनों परी को एक जंगल में बनी एक हवेली में ले गए। वो जितनी बाहर से डरावनी दिख रही थी, उससे भी कहीं ज्यादा वो अंदर से भयानक दिखाई दे रही थी। वो दोनों परी को उस हवेली के तीसरी मंजिल पर बने आखिरी कमरे में ले गए और उसे वहीं ठंडे फर्श पर ही छोड़ दिया और कमरे को बाहर से बंद करके वहां से चले गए। वो कमरा कोई आम कमरे की तरह सिंपल नहीं था, बल्कि उस कमरे में 10 से 15 मिनट के बाद ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी और जैसे जैसे समय बीतता जाता वहां एक एक सांस लेना और भी मुश्किल होता जाता। अगर किसी इंसान को इस कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो इंसान ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक जिंदा रह सकता था और यही वो परी के लिए चाहते थे कि वो ऑक्सीजन की कमी कारण उसकी मौत दम घुटने से हो जाए। ओबेरॉय मैंशन। आर्यन ने अपने ऑफिस काम घर से ही करने का फैसला किया था ताकि वो साथ ही साथ अयान का भी ध्यान रख सके। वो अपने लैपटॉप और प्रोजेक्ट्स की फाइलों ने उलझा हुआ था, तो वहीं बेड पर लेटे अयान को अब धीरे धीरे होश आ रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अचानक इतनी तेज रोशनी आंखों मर पड़ते ही उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर दी।
फिर दोबारा उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन जब उसने खुद को अपने ही घर में, अपने ही कमरे में पाया तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसे उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब धीरे धीरे याद आने लगा। और उस दौरान उसे अचानक ही परी का ख्याल आया जिसने उसे उन गुंडों से बचाया था। ये याद आते ही वो अचानक ही उठकर बैठ गया और उसकी नजर सबसे पहले अपने हैंडसम डेड पर पड़ी, जो हमेशा की तरह सीरियस एक्सप्रेशन और कोल्ड और लिए अपने ऑफिस वर्क में बिजी थे। अयान ने धीरे से अपने डेड को पुकारा, डेड। अयान की आवाज सुनते ही आर्यन ने उसकी ओर देखा। अयान को होश में आया देख वो अपना सारा काम धाम छोड़ सीधा अयान के पास जाकर उसे हक कर लिया। अयान ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से आर्यन को बैक हक किया। थैंक गॉड बेटा कि आपको होश आ गया, वरना आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उद्धरण चिन्ह कहते हुए आर्यन अयान से अलग हुआ और उसके सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए आगे बोला, आप एक काम करो, आप जाकर पहले फ्रेश हो जाओ। डेड आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, फिर आपको अपनी मेडिसिन भी तो लेनी है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए आर्यन अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो वहां से जाने ही वाला था कि अचानक अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन अपनी जगह पर रुक गया, फिर उसने कंफ्यूज होकर अयान की ओर देखा, फिर आंखों के इशारे में पूछा, क्या हुआ? अयान ने अपनी कर्कश आवाज में धीरे से पूछा, डेड वो आंटी कहाँ है? कहते हुए आर्यन अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो वहां से जाने ही वाला था कि अचानक अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन अपनी जगह पर रुक गया, फिर उसने कंफ्यूज होकर अयान की ओर देखा, फिर आंखों के इशारे में पूछा, क्या हुआ? अयान ने अपनी कर्कश आवाज में धुरे से पूछा, डेड वो आंटी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह आंटी? कौन आंटी बेटा? आप किसी बात कर रहे हो? आर्यन अयान का सवाल सुन हैरान भी था और कंफ्यूज भी, उसे समझ नहीं आता कि अयान किसके बारे में उससे पूछ रहा था। अरे वही आंटी डेड जिन्होंने मुझे उन बैड अंकलों से बचाया जो मुझे किडनैप करना चाहते थे, अयान ने आर्यन को समझाया। जिस पर आर्यन का दिल एक पल के लिए मानो धड़कना ही भूल गया हो। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो वापस अयान के पास बैठ गया और जल्दबाजी में बोला, बेटा आप अच्छे से याद करके मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ कि कल आपके साथ क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह आर्यन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में उतावलापन साफ साफ झलक रहा था। अयान ने कल उसके साथ क्या क्या हुआ रहा वो सब याद करते हुए आर्यन को बताने लगा। अयान को एक रिमोट कंट्रोल वाली कार और वीडियो गेम लेनी थी, लेकिन आर्यन ऑफिस गया हुआ था और वो अपने डेड को उनके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने बॉडीगार्ड के साथ मॉल चला गया। जब वो अपने लिए रिमोट कंट्रोल वाली कार देख रहा था तभी उसके बॉडीगार्ड को किसी का कॉल आ गया। कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन उसका ध्यान अयान पर से हट गया। अयान अपने लिए और भी चीजें देखते देखते आगे निकल गया। तभी वो एक 24-25 साल की लड़की से टकरा गया। उस लड़की ने उससे सॉरी कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जिसे देख अयान ने उससे पूछा, क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो हो ना? जिस पर वो लड़की फीकी सी स्माइल करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे बस पेट दर्द हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्या आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह अयान झट से बोला, हाँ आंटी, बताइए क्या करना है। उद्धरण चिन्ह तब उस लड़की ने अयान को एक बॉक्स दिखाया और कहा कि ये वो अपने भतीजे के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन अभी भी उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो उस बॉक्स को उसकी कार के पास ले जाने के लिए उसकी हेल्प चाहती थी। अयान भी उसकी हालत देख मान गया और वो बॉक्स, जिसमें एक मोटर कार थी, उसे लेकर उस लड़की के पीछे पीछे पार्किंग एरिया तक आ गया। उस लड़की ने उससे वो बॉक्स लिया और अपनी कार में रख दिया। अयान ने उस लड़की को बाय कहा और वो कैसे ही वहां से जाने को हुआ कि उस लड़की ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अयान ने जब पीछे पलटकर उस लड़की को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि जहां थोड़ी देर पहले उस लड़की का चेहरा दर्द के मारे पीला पड़ा हुआ था, अब उस लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि अयान कुछ सोच या समझ पाता, उस लड़की ने उसकी गर्दन पर अपनी 2 उंगलियां रखी और उसे एक जगह पर प्रेस किया। अगले ही पल अयान बेहोश हो गया। वो लड़की उसे अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले गई। जब अयान को होश आया तब उसने अपने आप को एक लकड़ी के घर में बने बेडरूम में पाया। उसने जब वहां से भागने की कोशिश की तो वो ही लड़की जो उसे मॉल में मिली थी, उसने उसे पकड़ लिया और सजा के तौर पर उसके हाथ पर गर्म लोहे की पतली रोड को उसके हाथ पर चिपका दिया, जिससे अयान दर्द में चिल्ला उठा। लेकिन वहां खड़े किसी भी शख्स को उस मासूम से बच्चे पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया।
इन सब के बावजूद भी अयान ने हार नहीं मानी। जब वो लोग किसी बात पर आपस के ही झगड़ने लगे तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए अयान ने वहां से दोबारा भागने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी रहा और गलती से वो परी की टैक्सी में जाकर बैठ गया। उसके बाद कैसे वो लोग उसका पीछा करते हुए परी के टैक्सी के आगे आ गए और कैसे परी ने एक एक कर सारे गुंडे को अपनी फाइटिंग स्किल्स से जमीन पर ढेर कर दिया। परी में उससे उसकी फैमिली के बातें में पूछा था लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ बता ही नहीं पाया, जिस वजह से परी ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ अपने घर ले गई। और कैसे जब वो परी का अपार्टमेंट देख रहा था उसका पैर कारपेट पर उलझ गया और उसे चोट लग गई और वो बेहोश हो गया। जब आर्यन को बॉडीगार्ड से पता चला कि अयान गायब हो गया है तो उसने मॉल की फुटेज मंगवाई, लेकिन जिस जगह से वो लड़की अयान को अपने साथ पार्किंग एरिया की ओर ले गई थी वहां का कैमरा खराब था, जिस वजह से वहां की कोई फुटेज नहीं मिली। लेकिन उन्हें पार्किंग एरिया की फुटेज मिल गई पर उन्हें वहां उस लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया और ना ही उस कार की नंबर प्लेट, क्योंकि वो फुटेज धुंधली थी, जिससे उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि अयान को किसी लड़की ने किडनैप किया था। अयान की वॉच में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी मदद से वो लोग अयान को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं गलती से वो शायद ऑफ हो गया था या नेटवर्क इश्यू था, जिस वजह से वो लोग उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उन्हें फाइनली अयान की लोकेशन मिली तो वो परी के अपार्टमेंट की थी और आर्यन ने वहां पहुंचते ही जो कुछ भी देखा उसे उसने सच मान लिया और परी को ही अयान का किडनैपर समझ लिया। आर्यन को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि जिस लड़की ने उसके बेटे की जान बचाई उसे थैंक्स कहने के बजाय, उसका एहसान मानने के बजाय उसने उसे उस गलती की सजा दी जो उसने की ही नहीं। उसे अब अपने आप को ही सजा देने का मन कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे भी वही सजा, वही दर्द, वही तकलीफ मिलनी चाहिए जो उसने परी को अनजाने में दी थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने सिर्फ उसे सजा नहीं दी थी बल्कि उसे जान से मारने का ऑर्डर तक उसने दे दिया था। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे कैसे भी करके उस लड़की को बचाना होगा, वरना अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और ना खुद से और ना ही अपने बेटे से कभी नजरें मिला पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आर्यन जल्दबाजी में अपने जगह से उठा और अयान के से बोला, अयान मुझे अभी किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना होगा, आप अपने कमरे में रहकर रेस्ट करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह आर्यन वहां से जल्दी से निकल गया। अयान कंफ्यूजन में उसे बस जाते हुए देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके डैड इतनी जल्दबाजी में क्यों निकल गए, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उसके डैड को ऑफिस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट काम करना होगा तो वो चले गए। अयान ये सब सोच ही रहा कि तभी उसके रूम का डोर खुला और अयान की नैनी नैन्सी अंदर आई जो 7 दिन की लिव पर गई थी, लेकिन आर्यन ने उन्हें 2 दिनों के अंदर ही वापस बुला लिया। नैन्सी को देख अयान के चेहरे पर चमक आ गई। नैन्सी ने उसे फ्रेश होने को कहकर वो उसके लिए खाना लेने नीचे चली गई। वहीं आर्यन अपनी कार लेकर वहां से जाने को हुआ तो उसके पीछे पीछे उसके गार्ड्स भी जाने को तैयार हो गए, लेकिन आर्यन ने उन्हें रोक दिया और अकेला ही ड्राइव करते हुए उसने फुल स्पीड पर कार सड़कों पर दौड़ा दी। वहीं उस जंगल में बनी हवेली के जिस कमरे में परी को रखा गया था उसे अब होश आने लगा था। वो पूरी तरफ से पसीने से नहाई हुई थी। परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर खोल दी, उससे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी नजरें आसपास दौड़ाई लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ थी। उसे अपनी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उसका उस कमरे में दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कौन सी जगह पर थी जहां वो ढंग से सांस तक नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसे इतना तो पर था कि ये जगह वो नहीं थी जहां उसे कल रात रखा गया था। परी ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर लपेटी चद्दर को हटा दिया और अपने हाथों की हथेलियों को देखने लगी जिसमें से लाल रोशनी निकलने लगी थी। परी ने अपने हाथ को दरवाजे की तरफ किया और कुछ ही सेकंड में दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही परी की जैसे जान में जान आए हो, वो अपनी जगह से उठकर बाहर जाने की कोशिश करने लगाई, लेकिन 2 कदम चलते ही वो लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ और पैर दोनों जख्मी थे, जिसके कारण वो चल तक नहीं पा रही थी, लेकिन उसे कैसे भी करके इस कमरे से बाहर निकलना था, वरना अगर वो कुछ देर और इस कमरे में रही तो पक्का उसकी सांसें थम जाएगी। परी जबरदस्ती खुद को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मजबूर किया और जैसे तैसे करके वो उस कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन दोबारा उस पर बेहोशी छाने लगी और अगले ही पल वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वहीं जब आर्यन वहां पहुंचा तो राना और जीशान उसे देख हैरान रह गए।
इससे पहले कि वो दोनों आर्यन से कुछ पूछ पाते, आर्यन उन्हें इग्नोर कर भागते हुए हवेली के अंदर चला गया। अपने बॉस को इस कदर परेशान और भागते हुए जाते देख राणा और जीशान दोनों चौंक गए। सूट वो दोनों भी हवेली के अंदर चले गए। जब आर्यन उस हवेली के थर्ड फ्लोर के आखिरी कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने परी को उस कमरे के बाहर ही गर्द पर बेहोश पाया। वो तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसे थपथपाते हुए बोला, हे गेट अप, ओपन योर आइज प्लीज, अपनी आंखें खोलो। लेकिन परी की ओर से कोई रिस्पॉन्स ना मिलता देख आर्यन की बेचैनी और घबराहट अब और बढ़ने लगी। वो उसके हाथ की नब्ज टटोलने लगा। तब तक राणा और जीशान भी वहां आ गए थे। अपने बॉस को किसी लड़की के लिए इतना परेशान और घबराया देख वो दोनों ही हैरान थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि आर्यन ओबोरोय को लड़कियां फूटी आंख नहीं सुहाती। वो लड़कियों से जितना हो सके उतना दूर ही रहता था, और तो और अगर कभी कोई लड़की उसके पास आने की कोशिश भी करती तो वो उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान को भी बर्बाद कर देता था। लेकिन आज तो वो अपने बॉस का एक अलग ही रूप देख रहे थे, जिसे देख वो दोनों ही लगभग सदमे में ही चले गए थे। आर्यन ने जब परी की नब्ज चेक की और उसके नाक के आगे जब 2 उंगलियां रख चेक किया तो उसे पता चला कि उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी। ये देख आर्यन की सांसें अटक गई। आर्यन ने परी के चेहरे को थामते हुए कहा, नो नो नो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह कहते हुए आर्यन ने पहले अपने कोट को उतार कर उससे परी को अच्छे से कवर कर दिया, क्योंकि उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और लगभग दौड़ते हुए वहां से जाने लगा। उसके जाते ही राणा और जीशान अपने होश में वापस आए और वो भी अपने बॉस के पीछे पीछे हो लिए। आर्यन परी को अपनी गोद में लिए बैक सीट पर जाकर बैठ गया। तो वहीं राणा ने स्टीयरिंग व्हील संभाल ली तो उसके पास जीशान आकर चुपचाप बैठ गया और उनकी कार फुल स्पीड से ओबोरोय मैंशन की ओर बढ़ गई। टू बी कंटिन्यूड।